आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी पुनरुत्थान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जेल के भीतर जूते बनाने के कारखाने में, जहां जिम्मी वैलेंटाइन बड़ी तत्परता से जूतों के ऊपरी भागों की सिलाई कर रहा था, एक संतरी आया और उसे अपने साथ सामने वाले दफ्तर में ले गया। वहां जेल के वार्डन ने जिम्मी के हाथ में क्षमा पत्र थमा दिया, जिस पर उसी दिन गवर्नर ने अपने हस्ताक्षर किए थे। जिम्मी ने बिना उत्साह क्षमा पत्र अपने हाथ में ले लिया। 4 साल की सजा में से उसने लगभग 10 महीने काट दिए थे। उसे आशा थी कि वो अधिक से अधिक 3 महीने जेल में रहेगा। जिम्मी वैलेंटाइन जैसा व्यक्ति, जिसे जेल में से छुड़ाने के लिए अनेक मित्र प्रयत्नशील हों, जब जेल में लाया जाता है तब उसके कैदियों जैसे बाल कटवाना भी व्यर्थ होता है। वार्डन ने कहा, वैलेंटाइन, तुम सुबह जेल से छूट जाओगे। अभी भी संभल जाओ और अपने आप को अच्छा आदमी बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारा मन बुरा नहीं है, तिजोरियां तोड़ना छोड़ दो और सज्जन बनकर रहो। जिम्मी ने आश्चर्य के साथ कहा, मैंने तो जीवन में कभी तिजोरियां नहीं तोड़ी। वार्डन हंसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर स्प्रिंगफील्ड की चोरी के मामले में तुम्हें सजा क्यों हुई? क्या इसलिए कि उच्च समाज के किसी व्यक्ति को बदनामी से बचाने के लिए तुम अपने दूसरे स्थान पर होने की दलील को सिद्ध नहीं कर सके? या किसी नालायक बूढ़े मजिस्ट्रेट का तुम्हें सजा देने में कोई स्वार्थ था? तुम्हारे जैसे निर्दोष पीड़ित व्यक्तियों के पास इन दो में से कोई एक कारण ही तो होता है। जिम्मी ने उसी उदासी और सचरित्रता के साथ कहा, पर श्रीमान, मैं अपने जीवन में कभी स्प्रिंगफील्ड गया ही नहीं। वार्डन ने मुस्कुराकर कहा, क्रोनिन, इसे वापस ले जाओ और बाहर निकलने के कपड़े पहना दो। सवेरे 7 बजे से जेल से मुक्त कर देना। वैलेंटाइन, मेरी सलाह पर फिर गौर करना। दूसरे दिन सवेरे 7:15 बजे जिम्मी वार्डन के बाहर वाले दफ्तर में आ खड़ा हुआ। उसने छैले के समान सूट पहन रखा था और उसके पास तैयार कपड़े तथा एक जोड़ी चरमराहट करने वाले कड़क जूते थे, जो राज्य की ओर से इन आवश्यक मेहमानों को मुक्त करते समय दिए जाते थे। क्लर्क ने एक रेल का टिकट तथा $5 उसके हवाले कर दिए, जिसके द्वारा न्याय ये आशा करता था कि व्यक्ति अपने आप को फिर से बसाकर एक सुशील और समृद्ध नागरिक बन सकेगा। जेल के वार्डन ने उसे एक सिगार दी और उससे हाथ मिलाया। रजिस्टर में वैलेंटाइन 9862 के सामने लिख दिया गया, गवर्नर द्वारा क्षमादान। और श्रीमान जेम्स वैलेंटाइन सूरज की सुनहली धूप में जेल के बाहर निकल आए। पंछियों के गीतों, झूलते हुए पेड़ों और फूलों की महक की अवज्ञा करते हुए जिम्मी सीधा एक रेस्तरां में गया। वहां उसने गरम चिकन, सफेद शराब की बोतल और जेल अधिकारी द्वारा दी गई सिगार से भी ऊंचे दर्जे की सिगार के रूप में स्वतंत्रता के मधुर आनंद का आस्वादन किया। वहां से वो धीरे धीरे स्टेशन की ओर चला। उसने फाटक पर बैठे हुए अंधे भिखारी की टोपी में कुछ सिक्के डाले और गाड़ी में चढ़ गया। 3 घंटे बाद वो राज्य की सीमा के पास वाले एक छोटे शहर में पहुंच गया। वो माइक डोलन के जलपान गृह में गया और वहां गल्ले के पीछे अकेले बैठे हुए माइक से उसने हाथ मिलाया। माइक ने कहा, मुझे अफसोस है जिम्मी, हम ये काम इससे पहले नहीं कर सके। हमें स्प्रिंगफील्ड में होने वाले प्रतिवाद का दृढ़ता से मुकाबला करना पड़ा और गवर्नर ने भी हमें पूरा निराश कर दिया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, जिम्मी ने कहा। मेरी चाबियां हैं?
उसने अपनी चाबियां लीं और सीढ़ियां चढ़कर पिछवाड़े के कमरे का ताला खोला। सभी चीजें वैसी ही पड़ी थीं। बेन प्राइस नामक जासूस के कॉलर का बटन, जो उसने पिछली गिरफ्तारी के समय काबू में आने से पहले उसके कमीज की पट्टी से तोड़ लिया था, अभी तक फर्श पर पड़ा था। दीवार में से समेटा हुआ बिस्तर खींचकर जिम्मी ने एक चौखटा वापस दीवार में धकेल दिया और धूल से भरा हुआ एक सूटकेस बाहर खींच लिया। उसने इसे खोला। पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले सेंध लगाने के औजारों के इस संग्रह को वो मुग्ध दृष्टि से एकटक देखता रहा। ये एक पूरा सेट था, जिसमें विशेष तापक्रम पर ढले इस्पात से बने नवीनतम प्रकार के बरमे, कीले, पंजू, बेड़े, गिरमिट आदि के साथ साथ दो तीन स्वयं जिम्मी के द्वारा आविष्कार की गई अद्भुत वस्तुएं भी थीं, जिन पर उसे बहुत गर्व था। इन्हें बनवाने में $900 से भी अधिक खर्च हुए थे। उन्हें उस गांव में बनवाया गया था जहां इस व्यवसाय के अनेक औजार निर्मित होते हैं। आधे घंटे के भीतर ही जिम्मी सीढ़ियां उतरकर जलपान गृह से गुजरा। वो अब सुरुचिपूर्ण उपयुक्त कपड़े पहने था और उसके हाथ में झाड़ पोंछ कर साफ किया हुआ सूटकेस था। माइक डोलन ने आनंद के साथ पूछा, कहीं धावा करने का इरादा है? जिम्मी ने भ्रामक स्वर में कहा। कौन मैं समझा नहीं। मैं तो न्यूयॉर्क एमालगेमेट शार्ट स्नैप बिस्किट क्रैकर एंड फेजल्ड व्हीट कंपनी का प्रतिनिधि हूं। इस कथन से माइक को इतनी प्रसन्नता हुई कि जिम्मी को वहां बैठकर सोडा और दूध पीना पड़ा। शराब वो छूता भी नहीं था। वैलेंटाइन 9862 की रिहाई के एक सप्ताह बाद रिकमांड, इंडियाना में बहुत सफाई के साथ तिजोरी टूटने की घटना हुई, जिसके कर्ता का कोई पता नहीं चला। वहां से केवल $800 गायब हुए। 2 हफ्ते बाद लोगन्सपोर्ट में एक पेटेंट की हुई दुर्भेद्य तिजोरी इस प्रकार खोल ली गई जैसे किसी केक की तह उघाड़ी गई हो और उसमें से $1500 के नोट निकाल लिए गए, पर चांदी और हुंडियों को हाथ भी न लगाया गया। अब चोर पकड़ने वालों की दिलचस्पी बढ़ी। इसके बाद जेफरसन सिटी के एक बैंक की पुरानी तिजोरी की दरारों से $5000 के नोट चंपत हो गए। नुकसान इस सीमा तक पहुंच चुका था कि बेन प्राइस जैसे जासूस अब इस मामले को अपने हाथ में ले सके। अपनी पिछली तहकीकातों का मिलान करने से उन्हें चोरी के तरीकों में एक विलक्षण साम्य दिखाई दिया। बेन प्राइस ने चोरी के स्थानों की जांच की और उसके द्वारा ये विचार प्रकट किए गए, इन चोरियों पर जिम वैलेंटाइन की मुहर है। उसने अपना व्यवसाय फिर प्रारंभ कर दिया है। अक्षरों की जोड़ करने से खुलने वाले उस ताले को देखो, इस तरह निकाल लिया गया है जैसे वर्षा के दिनों में मूली। इस काम के लायक औजार केवल उसी के पास है। और देखो कितनी सफाई से ताले की सलाख को बाहर किया गया है। जिम्मी को कभी एक से अधिक सुराख नहीं करने पड़ते। मेरे विचार से जरूर वैलेंटाइन को ही पकड़ना पड़ेगा। अब की बार उसे पूरी सजा काटनी पड़ेगी। क्षमा या रिहाई की बेवकूफी नहीं चलने दूंगा। बेन प्राइस जिम्मी की आदतों से परिचित था। स्प्रिंगफील्ड की चोरी के मामले की जांच करते समय वो उसके हथखंडों को पहचान गया था। दूर दूर तक धावा मारना, जल्दी निकल भागना, संगठन नहीं बनाना और संभ्रांत समाज में घूमना, इन तरीकों से किसी भी प्रतिकार को चकमा देने में वैलेंटाइन प्रसिद्ध हो चुका था। विज्ञापित कर दिया गया कि इस छली चोर के पीछे जासूस बेन प्राइस लग गया है और इससे उन लोगों को कुछ चैन मिला जिनके पास अभेद्य कही जाने वाली तिजोरियां थीं। एक दिन दोपहर में जिम्मी वैलेंटाइन अपने सूटकेस के साथ डाक गाड़ी द्वारा काले गुलामों के प्रदेश अरकानसा में रेल की पटरियों से 5 मील दूर इल्मोर नगर पहुंच गया। कॉलेज से घर लौटते हुए किसी युवक खिलाड़ी सा दिखाई देता जिम्मी एक होटल की ओर जाने वाली चौड़ी सड़क पर निकला। एक युवती सड़क पार करती हुई नुक्कड़ पर उसके पास से गुजरी और एक दरवाजे में घुसी जिस पर इल्मोर बैंक का साइन बोर्ड लगा था। जिम्मी वैलेंटाइन ने उसकी आंखों में देखा। क्षण भर के लिए वो भूल गया कि वो कौन है और वो कोई दूसरा ही आदमी बन गया। युवती की निगाहें कुछ झुकी और वो लजा गई। जिम्मी जैसी अदाओं और नजरों वाले युवक इल्मोर में कहाँ थे? जिम्मी ने बैंक के मालिक की अदा से एक लड़के को पकड़ा जो बैंक की सीढ़ियों पर आवारागर्दी कर रहा था और उसे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ छोटे सिक्के दे देकर उससे नगर के बारे में प्रश्न पूछने लगा।
कुछ देर के बाद वो युवती बाहर निकली और इस सूटकेस वाले युवक से महारानी की तरह जानबूझकर बेखबर बनती हुई अपने रास्ते चली गई। कहीं ये महिला कुमारी पॉली सिम्पसन तो नहीं है? जिम्मी ने छलपूर्वक पूछा। लड़के ने कहा, नहीं, वो तो अन्नाबेल आदम्स है। उसका बाप इस बैंक का मालिक है। तुम इल्मोर किस लिए आए? क्या ये घड़ी का पट्टा सोने का है? मैं एक बुलडॉग लाने वाला हूं। तुम्हारे पास कुछ और सिक्के हैं? जिम्मी ने प्लांटर्स होटल जाकर राल्फ डी स्पेंसर के नाम से एक कमरा किराए पर लिया। क्लर्क की मेज पर झुककर उसने अपनी योजना बताई। वो इल्मोर में व्यापार करने के लिए जगह ढूंढने आया है। इस शहर में जूतों का व्यापार कैसा रहेगा? उसने जूतों का व्यापार करना सोचा है। क्या उसमें कुछ गुंजाइश है? जिम्मी की पोशाक और व्यवहार से क्लर्क बहुत प्रभावित हुआ। वो स्वयं इल्मोर के मामूली ठाट बाट वाले धनी युवकों के लिए फैशन में आदर्श रूप था, पर अब उसे अपनी कमियां दिखाई दीं। जिम्मी का नेकटाई बांधने का ढंग समझने की कोशिश करते हुए उसने मित्रतापूर्वक सारी जानकारी दे दी। जूतों के व्यवसाय में वास्तव में अच्छी गुंजाइश होनी चाहिए। नगर भर में ऐसी कोई दुकान नहीं जहां सिर्फ जूते मिलते हों। बजाज या जनरल स्टोर वाले जूतों का कारोबार भी करते हैं। सभी वस्तुओं का व्यापार काफी अच्छा है। उसने आशा व्यक्त की कि मिस्टर स्पेंसर भी इल्मोर में ही रहना तय करेंगे। उन्हें ये शहर बड़ा नफीस और यहाँ के लोग बड़े मिलनसार लगेंगे। स्पेंसर ने कुछ दिन नगर में रहकर कोई स्थान तलाश करने का निश्चय किया। क्लर्क द्वारा बोझा उठाने वाले लड़के को बुलाने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। वे खुद ही अपना सूटकेस उठा लेंगे, क्योंकि वो कम भारी है। सामाजिक क्षेत्र में भी वो बहुत सफल हुआ और उसके अनेक मित्र बन गए। उसके मन की साध भी पूरी हुई। वो कुमारी अन्नाबेल आदम्स से मिला और उसके सौंदर्य का अधिकाधिक पुजारी बनता गया। वर्ष के अंत में मिस्टर राल्फ स्पेंसर की स्थिति इस प्रकार थी। समाज में उसकी काफी प्रतिष्ठा थी। जूतों का स्टोर चल रहा था। अन्नाबेल से उसकी सगाई हो चुकी थी और 2 सप्ताह के भीतर ही विवाह होने वाला था। मिस्टर आदम्स, जो अपने ढंग के एक ही परिश्रमी देशी बैंकर थे, स्पेंसर को पसंद कर चुके थे। अन्नाबेल को उस पर जितना प्रेम था उतना ही गर्व भी था। वो स्वयं भी आदम्स और अन्नाबेल की विवाहिता बहन के घरों में इतना घुल मिल गया था जैसे वो उनके परिवार ही का सदस्य हो। एक दिन जिम्मी ने अपने कमरे में बैठे बैठे एक पत्र लिखा और उसे सेंट लुई में रहने वाले अपने एक मित्र के सुरक्षित पते पर भेज दिया। प्रिय मित्र, अगले बुधवार को रात के 9 बजे मैं तुमसे लिटिल रॉक में सुलीवन के घर पर मिलना चाहता हूं। मैं अपने कारोबार को तुम्हारे हाथों में सौंप देना चाहता हूं। साथ ही अपने औजारों का संग्रह भी तुम्हें भेंट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम उन्हें पाकर खुश होगे। उस प्रकार के औजार की जोड़ $1000 में भी नहीं बन सकती। क्या बताऊं बिली, 1 वर्ष हुआ मैंने पुराना व्यवसाय छोड़ दिया है। मेरी अब एक अच्छी खासी दुकान है। मैं ईमानदारी से जीविकोपार्जन कर रहा हूं और आज से 2 हफ्ते बाद संसार की सर्वश्रेष्ठ लड़की से शादी कर रहा हूं। बिली, ये जीवन ही वास्तविक जीवन है। अब तो मैं $10 लाख के लिए भी किसी दूसरे का धन नहीं छू सकता। शादी के बाद मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर पश्चिम की ओर जाना चाहता हूं, जहां मेरे विरुद्ध पुराने अभियोगों को जिंदा कर मुझे तंग करने का वैसा भय नहीं रहेगा। बिली, मैं कहता हूं वो कोई अप्सरा है। वो मुझ पर विश्वास करती है और मैं अब संसार की किसी भी वस्तु के लिए ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगा। सुल्ली के घर आना याद रखना, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना जरूरी है। मैं अपने औजार साथ लाऊंगा। तुम्हारा पुराना दोस्त जिम्मी। सोमवार की रात जब जिम्मी ने यह पत्र लिखा, बेन प्राइस बिना अवरोध एक घोड़े की बग्घी में इल्मोर आया। जब तक उसने सब बातों का पता न लगा लिया, वो चुपचाप नगर में मटर गश्ती करता रहा। स्पेंसर के जूते के स्टोर के सामने सड़क के उस पार वाले होटल से उसने राल्फ डी स्पेंसर को ठीक से देख भी लिया। बेन ने मन ही मन कहा, बैंक मालिक की बेटी से ब्याह करने जा रहे हो? क्यों जिम्मी? अच्छा, देखेंगे। दूसरे दिन सवेरे जिम्मी ने आदम्स के यहां नाश्ता किया। उसी दिन अपने लिए शादी के कपड़े बनवाने और अन्नाबेल के लिए कोई अच्छी चीज खरीदने के लिए वो लिटिल रॉक जा रहा था। इल्मोर आने के बाद नगर से बाहर जाने का उसका ये पहला मौका था। अपने चोरी के पुराने व्यवसाय को छोड़े
1 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका था और उसके विचार से अब वो बेखटके बाहर निकल सकता था। नाश्ता करने के बाद परिवार का सारा दल नगर की ओर चला। मिस्टर आदम्स, अन्नाबेल, जिम्मी, अन्नाबेल की विवाहिता बहन और उसकी दोनों लड़कियां, जो 5 और 9 साल की थीं, वे उस होटल पर आए जहां जिम्मी अभी तक रहता था और वो लपक कर कमरे से अपना सूटकेस ले आया। तब वे बैंक गए। वहां जिम्मी की बग्घी, घोड़ा और डॉल्फ गिब्सन खड़ा था, जो उसकी गाड़ी को हाँक कर ले जाने वाला था। सभी लोग उस ऊंची गोलाकार लकड़ी की चहारदीवारी के भीतर बैंक रूम में गए। जिम्मी भी उनके साथ था। मिस्टर आदम्स के होने वाले दामाद का सभी जगह स्वागत था। बैंक के क्लर्क भी उस सुंदर मिलनसार युवक का अभिवादन पाकर प्रसन्न होते थे, जो कुमारी अन्नाबेल का पति होने वाला था। जिम्मी ने अपना सूटकेस नीचे रख दिया। अन्नाबेल ने, जिसका हृदय युवावस्था और प्रेम के आनंद से उफन रहा था, जिम्मी का टोप अपने सिर पर रख लिया और उसके सूटकेस को गोद में उठा लिया। वो बोली, क्या मैं एक अच्छी बैंड बजाने वाली नहीं बन सकती प्यारे राल्फ? देखो तो ये कितना भारी है, लगता है जैसे सोने की ईंटों से भरा है। जिम्मी ने शांति से कहा, इसमें जूते पहनने के कई निकल के चम्मच हैं, इन्हें मैं लौटा रहा हूं। मैंने सोचा साथ ले जाकर पार्सल खर्च बचा लूंगा। आजकल बहुत कम खर्च करने लगा हूं। इल्मोर बैंक में अभी अभी एक नई तिजोरी और तहखाना बनवाया गया था। मिस्टर आदम्स को उस पर बहुत गर्व था और वे सभी से उसे देखने का अनुरोध करते थे। तहखाना छोटा सा था, पर उसका दरवाज़ा नया पेटेंट किया हुआ था। वो 3 ठोस फौलाद के पेंचों से कसा हुआ था, जो एक साथ बंद होते थे। उसके एक ही हत्था था और उसमें टाइम लॉक लगा था। मिस्टर आदम्स ने उत्साहपूर्वक इस दरवाजे का कौशल मिस्टर स्पेंसर को दिखाया। वो बुद्धिपूर्वक तो नहीं, पर शिष्टता के नाते दिलचस्पी दिखा रहा था। मैं और अगाथा, ये दोनों बच्चियां भी धातु की चमक और उस अजीब घड़ी और कुंडे को देखकर प्रफुल्लित हो रही थीं। जब वे सब इस काम में मशगूल थे, तभी बेन प्राइस मटर गश्ती करता हुआ वहां आ पहुंचा और चहारदीवारी पर अपनी कोहनियां टिकाए भीतर की ओर कभी कभी अपनी नजर दौड़ाने लगा। क्लर्क द्वारा पूछे जाने पर उसने कह दिया कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो किसी परिचित व्यक्ति की राह देख रहा है। एकाएक औरतों के समूह में से 1-2 चीखें सुनाई पड़ी और कुछ खलबली मच गई। बड़े लोगों की नजरें बचाकर 9 वर्षीय मे ने अगाथा को तहखाने में बंद कर दिया था। फिर उसने कुंडा लगाकर अक्षरों वाले खटके को वैसे ही घुमा दिया था जैसा मिस्टर आदम्स दिखा चुके थे। बूढ़े बैंक मालिक ने झपट कर दरवाजे की मूठ को क्षण भर झचकोरा। फिर वो कराहने लगा, अब ये नहीं खुल सकता। न तो घड़ी ही मिलाई गई थी और न ताले के अक्षरों को जमाया गया था। हिस्टीरिया के रोगी की तरह अगाथा की मां एक बार फिर चीखी। मिस्टर आदम्स ने अपना कांपता हुआ हाथ ऊंचा उठाकर कहा, हुश, जरा देर के लिए सब लोग चुप रहो। फिर उन्होंने पूरे जोर से पुकारा, अगाथा, सुन बेटी। इसके बाद जो निस्तब्धता हुई, उसमें सब लोगों ने बच्ची की धीमी आवाजें सुनी, जो उस अंधेरे तहखाने में डर से घबरा कर पागल की तरह चीख रही थी। एक क्षण में ही जिम्मी का प्रिय बर्मा इस्पात के दरवाजे को निर्विरोध काटने लगा। 10 मिनट में ही अपने खुद के चोरी करने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उसने चटखनी खिसकाकर दरवाजा खोल दिया। लगभग मृत किंतु सुरक्षित अगाथा अपनी मां की बाहों में आ गई। जिम्मी वैलेंटाइन ने अपना कोट पहना और वो बाड़ के उस तरफ मुख्य द्वार की ओर बाहर रवाना हुआ। जाते जाते उसे ख्याल आया जैसे कोई परिचित स्वर पीछे से पुकार उठा है, रॉल्फ। पर वो झिझका नहीं। दरवाजे पर एक मोटा सा आदमी उसकी राह में खड़ा था। विचित्र मुस्कुराहट के साथ जिम्मी ने कहा, कहो बेन, आखिर तुम्हें पता चल ही गया। खैर चलो, मैं समझता हूं अब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। पर उस समय बेन प्राइस भी कुछ विचित्र व्यवहार कर गया। उसने कहा, मेरे ख्याल से आप भूल करते हैं मिस्टर स्पेंसर। मैं आपको पहचान गया हूं, इसका विश्वास मत कीजिए। आपकी बग्घी प्रतीक्षा कर रही है। और बेन प्राइस मुड़कर सड़क पर घूमने चल दिया। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी पुनरुत्थान।
मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।